हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। और उसके बाद फिर हम सेकेंड चैप्टर पर आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, यूं कहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है 2021 में। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 150 y square j cap. The side of the cube is 0.5 meter and is placed in the field as shown in the given figure. The charge inside the cube is ठीक है बच्चों? तो ये एक क्यूब है बच्चों। और क्यूब क्या होता है बच्चों, आप समझ रहे हैं? एक क्लोज सरफेस होता है। तो वो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बच्चों? देखो, कहते हैं ना कैचिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसको कहते हैं कैचिंग ऑफ वर्ड्स। क्यूब एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर वो चार्ज की बात कर रहा है, मींस क्यू इन की बात कर रहा है। और क्यू इन बच्चों किस में आता है? हम जानते हैं कि क्यू इन आता है हमारा गॉस लॉ में। तो फाई E इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां से क्यू इन हो जाएगा हमारा फाई E इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस, देखिए क्लियर हो गया मुझे कि मुझे अगर क्यूब इन पता करना है तो मुझे ये पता करना होगा कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और मैं इसके लिए आपको अप्रोच ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको दे चुका हूं कि अगर कोई क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि काउंट द फेसेस एंड इंडिविजुअली हर फेज से हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उन सब फ्लक्स को हमें फिर ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों? और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों की जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, वाई पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स वाई जेड आर अगर इन पर डिपेंड करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्यूब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जे कैप मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है सर? बाई एक्सिस की तरफ। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर एक चीज समझने की है कि इस क्यूब में 6 फेसेस हैं। क्यूब में 6 फेसेस हैं। ये इस तरह से क्यूब रखा हुआ है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप इसको जब समझ के करेंगे तो ये सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा काम है समझाना, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन रटवाना नहीं है। क्वेश्चन रटवाने नहीं है मेरे को तो आपको अप्रोच समझानी है कि अगर इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन रख दिया जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है? तो ये जो है हमारा क्यूब है बच्चों और ये इस तरह से रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मार्कर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस बाई एक्स। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस फेस की बात करता हूँ जो हमारे जस्ट सामने है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हो गया 90 और cos 90 की वैल्यू 0, मींस इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है बच्चों? अब मैं इस वाले फेस को लूं तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, अगेन एंगल 90 डिग्री, मतलब इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर मैं बच्चों ये वाला लूं, ये वाला सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, मींस यहां पर भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है? ये वाला जो पीछे आपके लिए पीछे वाला जो है ये वाला लूं तो इसका एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, मींस इसके लिए भी एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब फ्लक्स इसके लिए भी 0 होगा। अब बचे बच्चों दो सरफेस, एक अपवर्ड ये ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पर ये लाइन कर रखी है। ठीक है? एक ऊपर वाला और एक ये डाउनवर्ड मतलब बॉटम वाला। ठीक है? तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड, तो इसके लिए एंगल हो जाएगा 0 और इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, तो इसके लिए जो एंगल है वो हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो कहने का मतलब जो फ्लक्स अगर पास भी होगा तो वो केवल दो सरफेस से पास होगा, जो अपवर्ड सरफेस है ऊपर वाला और जो बॉटम वाला सरफेस है उससे।
ठीक है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा नॉन यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है हमें वो है आपका 150 y स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अब साहब मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो फेस है ये है 1 और ये वाला जो फेस है ये है हमारा 2। तो बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अलग अलग सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो 1 और 2 मेरे पास दो सरफेस है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो E1, अब आप देखिए E1 के लिए y क्या है 0, तो E1 के लिए y 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों 0, तो φ1 क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, समझ रहे हो क्या? उसके बाद अब मेरे को पता करना है φ2, तो φ2 से पहले मुझे E2 पता करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से ये जो लेंथ है आपको दे रखी है 0.5 मीटर, तो ये जो लेंथ है कितना ऊपर है, मींस ये साइड कितनी है 0.5 मीटर, तो जो ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है 0.5 मीटर, तो y की वैल्यू है 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों 150 और 0.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 150 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.25। क्लियर, तो ये आ गया मेरा E2। अब बच्चों मेरे को पता करना है φ2, तो φ2 हो जाएगा बच्चों E2a cos थीटा, तो E2 हो जाएगा मेरा 150 इंटू 0.25 और बच्चों एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपका 0.25, तो साइड 0.5 है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब 0.5 का स्क्वायर तो मतलब ये भी हो जाएगा हमारा 0.25, तो बच्चों ये आ गया हमारा φ2। क्लियर, तो जो नेट फ्लक्स पास हुआ, नेट फ्लक्स फाई नेट वो हो जाएगा हमारा φ1 प्लस φ2, तो वो कितना आ जाएगा 150 इंटू 625 और बच्चों ये हो जाएगा 0.0625, समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 0.0625। ये आ गया बच्चों हमारा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द ट्यूब। अब एज पर गॉस लॉ, क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा टोटल फ्लक्स कितना है 150 इंटू 0.0625 और इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दूंगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसका आपको ऑप्शन ए 8.3 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि एक क्यूब है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब पूछा था, और चार्ज एनक्लोज्ड गॉस लॉ के अंदर आता है, तो यहाँ पर सीधा सा था कि हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ होता है कि φ = q in upon एप्सिलॉन नॉट। तो मैथमेटिक्स बोलता है तो फॉर्मूले ने अपने आप कह दिया कि भैया पहले ये पता करके आओ कि उस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैं बताऊंगा कि उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस वुड बी। एक्चुअली ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के यहाँ सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q, तो पूछ रहा है कि इस हेमिस्फीयर का जो ये फ्लैट सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है जेईई मेंस में। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास दो थॉट्स हैं। ठीक है, पहली थॉट कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम जानते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि वहाँ इंटीग्रेशंस वगैरह की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब अगर उस नजरिए से हम देखें तो सॉल्यूशन काफी लेंथी है ना। और दूसरा नजरिया ये है कि बच्चों ये जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि उनका सॉल्यूशन बड़ा लेंथी और बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें तो उनका आंसर सेकंड्स का होता है।
है ना। तो उनमें से ही ये क्वेश्चन है। तो अगर एक बच्चा उस नजरिए से सोच रहा है कि अरे यार यहाँ तो पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मेरे को तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्किप करके आगे बढ़ गया, ठीक है ना। और क्रिएटिवली की बात अगर आती है तो बच्चों अब मैं आपको एक बहुत अच्छी एक ट्रिक दिए दे रहा हूँ गॉस लॉ के लिए। बच्चों गॉस लॉ में ना दो तरह के क्वेश्चंस अक्सर बहुत आपको दिखेंगे फ्लक्स से रिलेटेड। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे फ्लक्स की बात हो रही है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, है ना। तो उसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और हमने वहां फ्लक्स कैलकुलेट किया था। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ये होता है कि आपको क्वेश्चन में चार्ज गिवन होगा और आपसे फ्लक्स की बात हो रही होगी, है ना। तो सोचना बस यही है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और फ्लक्स की बात हो रही है तो या तो फ्लक्स फॉर्मूला यूज होगा आपका E A cos थीटा जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है, और या फिर फॉर्मूला यूज होगा बच्चों E डॉट dA जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, अगर क्वेश्चन में हमें चार्ज गिवन है और फ्लक्स की बात हो रही है बच्चों, या फ्लक्स गिवन है और चार्ज की बात हो रही है बच्चों, तो वन एंड ओनली वन आपका क्या यूज होना है, गॉस लॉ, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है मैंने, अगर आप इसे याद रखेंगे तो। अब बच्चों यहां पर देखिए हमें चार्ज गिवन है और फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है भाई, चार्ज गिवन है और फ्लक्स की बात हो रही है, तो भूल जाओ E cos थीटा या इंटीग्रेशन E डॉट dA को, कि भाई सर ने बताया था हमको कि चार्ज गिवन हो और फ्लक्स की बात आ रही हो तो थिंक इन टर्म्स ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ की बच्चों एक रेस्ट्रिक्शन है कि गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब ये तो ओपन सरफेस है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चार्ज गिवन है और फ्लक्स पूछा जा रहा है लेकिन वो सरफेस आपका ओपन है, तो ये सोचिए कि वो जो ओपन सरफेस हमें गिवन है वो किस क्लोज्ड सरफेस का पार्ट है ना। तो जैसे ये किसका पार्ट है बच्चों, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका एक कंप्लीट स्फीयर का। किसका पार्ट है ये, एक कंप्लीट स्फीयर का। अब ये सोचिए कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, और उस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा होता तो उस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होता, तो एज पर गॉस लॉ फाई E कितना पास होता क्लोज सरफेस से, उसके अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होता है बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये सेंटर पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा, मतलब इन ऑल डायरेक्शन सेम होगा, जितनी फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, उतनी फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, उतनी फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, हाँ या ना। तो पूरे स्फीयर से फ्लक्स पास हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे स्फीयर से कितना होना चाहिए बच्चों, आधा ही पास होगा ना। तो इस हेमी स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ होल फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल स्फीयर। आर यू गेटिंग और नॉट। तो अगर हमने क्रिएटिवली सोचा तो चुटकियों में सवाल हो गया और इसका आंसर हुआ बच्चों ऑप्शन बी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो बच्चों एक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये मई 2017 में आ चुका है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, मैंने एक्चुअल में लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन समझा दे रहा हूं कि ये चार क्लोज सरफेस हैं S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। ये 4 क्लोज सरफेस हैं और S1 क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है 2Q और इसके अंदर ये Q Q Q माइनस Q, ठीक है। और S3 के अंदर ये Q Q और ये 5Q इसके आउटसाइड है, बाहर है, और ये 8Q माइनस 4Q माइनस 2Q और ये 3Q, 8Q माइनस 4Q 2Q अंदर है और 3Q बाहर है। क्वेश्चन है बच्चों कि अगर सरफेस 1 से फ्लक्स पास हो रहा है सपोज 5 1, 2 से पास हो रहा है 5 2,
3 से पास हो रहा है फाई 3 और 4 से पास हो रहा है फाई 4। तो इन फाई 1 फाई 2 फाई 3 और फाई 4 में ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये रिलेशन क्या है ये हमें पूछ रहा है वो कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई 3 इक्वल टू फाई 4 है, या फाई 1 ग्रेटर देन फाई 3 एंड फाई 2 लेस देन फाई 3 है, या फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2 ग्रेटर देन फाई 3 ग्रेटर देन फाई 4 है, या फाई 1 लेस देन फाई 2 इक्वल टू फाई 3 ग्रेटर देन फाई 4 है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हमको ये पूछ रहा है वो, है ना। तो बच्चों चार्ज है और फ्लक्स है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं भी चार्ज गिवन है और फ्लक्स की बात हो रही है तो इकलौता सॉल्यूशन है और वो है आपका गॉस लॉ, फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमको हर एक सरफेस में क्यू इन देखना है। आउटसाइड कितने चार्ज हैं उसे हमें कोई मतलब नहीं है गॉस लॉ में, तो इसके अंदर कितना चार्ज है S1 के अंदर बच्चों 2q, तो बच्चों फाई 1 हो जाएगा हमारा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अब फाई 2 देखेंगे बच्चों, तो q q q 3q में से माइनस q गया तो 2q, तो ये भी कितना आया बच्चों 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 3 में देखेंगे तो q अंदर है 5q बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, तो q 2q हो गया, तो बच्चों 5 3 हो गया बच्चों 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो सरफेस 4 है, सरफेस 4 से आपका हो जाएगा 8q माइनस 4q हो जाएगा और 4q माइनस 2q। ठीक है, 3q बाहर है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे होंगे बच्चे कि 1 2 3 4 तीनों चारों के चारों फ्लक्स इक्वल हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो पर सेंटीमीटर पर कूलम, सॉरी रो कूलम पर मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम at a distance x equal to 2 epsilon naught upon rho meter from its axis h। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक सिलेंडर है और इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो वो कह रहा है कि इस सिलेंडर की एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा ये पूछ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सिलेंडर का तो हमने कभी किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गॉस लॉ बड़े कमाल की चीज होती है बच्चों। अब बच्चों ये है सिलेंडर, ठीक है, तो एक वायर हो या सिलेंडर हो, दोनों का जो गॉसियन सरफेस है वो सेम होता है सिलेंडर। तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो मैंने क्या किया, एक्स रेडियस का मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया सिलिंड्रिकल। ठीक है बच्चों, ये हो गया था मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, अब साहब गॉस लॉ कहता है कि EA इज इक्वल टू होना चाहिए Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं सिलेंडर के केस में जो फ्लैट फेसेस होते हैं, आपको याद होगा लाइन चार्ज वाला, जो फ्लैट फेस होते हैं उनसे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस है केवल उसी से निकलेगा, तो E इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EA, अब A क्या होगा, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई r h, तो r कितनी है साहब x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम h, ये जो है आपकी ये मान लेते हैं हम h, ठीक है, 2 पाई x इंटू h, ये हो गया। अब Q इन, तो Q इन क्या होता है बच्चों, रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रो इंटू V। तो रो और इंटू V, V किसका, गॉसियन, जो जितना वॉल्यूम जिसके अंदर चार्ज है, तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर और इंटू h। ठीक है बच्चों, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, x से एक x कैंसिल और h से h कैंसिल बच्चों, तो E की वैल्यू आ गई बच्चों रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई। अब कितने x पर पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो हमें गिवन है,
तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x की वैल्यू रखेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन h, रो, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो बच्चों E की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट पर मीटर। तो आंसर इज 1 वोल्ट पर मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, एक सिलेंडर था और सिलेंडर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सिलेंडर के इनसाइड एक पॉइंट लिया, कह रहा था कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो वही प्रोसीजर था जो मैंने आपको अप्रोच लास्ट वीडियो में दी थी कि सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता किया और उस टोटल फ्लक्स को मैंने Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब तक बच्चों हमने जितने भी केस पढ़े थे गॉस लॉ में, चाहे वो सिलेंडर का, चाहे वो स्फीयर का, कोई भी केस पढ़ा था, तो वहां पर हम ये मान के चले थे कि चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, है ना, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन में आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो उसको वेरिएबल कर देगा। और बच्चों इस टॉपिक पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में, फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई आपको कि इस क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व करूंगा और ये अप्रोच आपके समझ में आ गई, तो आप ये समझ के चलिएगा कि हर क्वेश्चन की अप्रोच वही होगी फिर। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज करेगा वो केवल इसको चेंज करेगा। किसी क्वेश्चन में रो इक्वल टू कुछ दे देगा, किसी क्वेश्चन में रो इक्वल टू कुछ दे देगा, बाकी अप्रोच सेम होगी हर एक क्वेश्चन की कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो ये देखने के लिए कि सर ने जिस अप्रोच से ये क्वेश्चन किया है क्या दूसरा क्वेश्चन भी उसी अप्रोच से हो रहा है ना। मैं तो दूसरा कराऊंगा, बल्कि आप ये कहिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, बस क्या चेंज करेगा वो हर बार कि किसी ईयर में, किसी सेशन में इसको दे देगा, किसी से बस इस फंक्शन को चेंज करेगा, वो ये समझ लीजिए, अप्रोच सेम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये एक सॉलिड बॉल है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, हैज अ चार्ज डेंसिटी रो गिवन बाय रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R फॉर 0 टू R। 0 टू मतलब 0 यहाँ पर है, 0 टू R ये आपकी कैपिटल R है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वेरी हो रही है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल इज, तो बच्चों स्फेरिकल चार्ज है पक्का, ठीक है ना। अब स्फेरिकल चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, समझ रहे हैं आप। तो एक तरीका तो ये है, ऐसे भी सोच सकते हैं, चलो इसे भी रखिए एक तरफ। तो स्फेरिकल चार्ज है और हमको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अगर हम गॉस लॉ के टर्म्स में सोचें तो सबसे पहले हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये हमने सब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों कि नहीं, ये हो गया सब हमारा R, क्लियर। अब बच्चों ये कह रहा है, गॉसियन सरफेस कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो EA है, EA इज इक्वल टू होना चाहिए आपका Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब A क्या है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका E इंटू 4 पाई R स्क्वायर और इक्वल टू, अब बच्चों Q इन पता करना है हमें कि इस सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। अब समस्या ये आ गई कि अगर मान लीजिए चार्ज डेंसिटी सेम होती तो हम कह देते हैं यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब में कितना होगा, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब वहां चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रो इज डिफाइंड एज dq ओवर dv,
आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये, और मैंने ये आपको कहाँ बताया है, स्पेशल वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, 22-23 मिनट्स की वीडियो है वो। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस लेक्चर के उसमें लिंक मैं दे भी दूंगा उस वीडियो को। तो उसमें मैंने स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ही पढ़ाया है, और उसमें मैंने आपको बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है रो, तो वो होती है Q अपॉन V, और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो रो इज डिफाइंड एज dq ओवर dt। तो यहां से बच्चों dq क्या हो जाना है, dq इक्वल टू रो dv। तो बच्चों q क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे रो dv। समझ गए आप? तो कहने का मतलब इतना तो समझ गए आप कि अगर हमको यहाँ पर ये q निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? अब हम क्या करेंगे बच्चों कि फॉर्मूला कहते हैं ना, मैथमेटिक्स बोलता है, तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर हमको Q कैलकुलेट करना है, अगर हमको Q कैलकुलेट करना है तो हमको एक छोटा सा वॉल्यूम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो छोटा सा वॉल्यूम मैंने मान लिया, एक छोटा सा स्फीयर लिया मैंने ये, और ये सब स्फीयर की थिकनेस है, ये थिकनेस है स्फीयर की कितनी, dr, और इस स्फीयर की रेडियस है बच्चों कितनी, r। ठीक है, तो इस स्फीयर का जो मैंने ये एलिमेंटल स्फीयर लिया है, इसका जो एरिया जो वॉल्यूम होगा dv, वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर और इनटू थिकनेस dr, ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। भाई 4 पाई r स्क्वायर हो गया उसका एरिया, सरफेस एरिया, और एरिया में इनटू ब्रेथ कर दें, थिकनेस कर दें, तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो 4 पाई r स्क्वायर dr। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका q इक्वल टू रो, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, अब बच्चों इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन मैंने आपको ये बात भी कई बार समझाई है कि जिसके रेस्पेक्ट में, जिसका डिफरेंशियल होता है इंटीग्रेशन के अंदर, dx dy dz, जिसका डिफरेंशियल होता है इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में हो रहा होगा। तो dr मींस इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा लिमिट्स उसकी रखी जाती हैं। तो लिमिट्स का मतलब r की लिमिट, r वेरिएबल है तो इसकी लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो r की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और मैक्सिमम r कितनी होगी कैपिटल R। तो ये हो गई साहब इसकी लिमिट्स। बच्चों चार्ज कैलकुलेट करने का ये आपको यूनिवर्सल तरीका दे दिया मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, बस आपको क्या है, देखिए बस ये जो चीज है ना, ये आपको याद रखना है, ये कैसे आया है ये समझना है। मतलब आपको बस ये रो चेंज करेगा, कभी रो कुछ दे देगा, कभी अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये रो चेंज करेगा। बस अब आपको यहाँ पर रो की वैल्यू रखनी है जो एज पर क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर था q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r, रो की मैंने ये वैल्यू रख दी रो नॉट 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन 0 टू r, ये हो जाएगा बच्चों आपका r स्क्वायर dr, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस r क्यूब अपॉन कैपिटल R dr। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई रो नॉट, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका r क्यूब अपॉन क्यूब माइनस r4 अपॉन 4r, और लिमिट्स हो गई बच्चों 0 टू r। ठीक है, तो 4 पाई रो नॉट, अब इसमें लिमिट्स रखेंगे तो r क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पर r4 रखेंगे, r4 से तो ये हो जाएगा बच्चों r क्यूब अपॉन 4। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा साहब आपका 4 पाई रो नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों r क्यूब अपॉन 12। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3, तो बच्चों ये हो गया पाई रो नॉट r क्यूब और अपॉन में 3। ये आ गया बच्चों मेरा QN। ये क्या आ गया QN। इस QN को मैं
यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस क्यू इन को अब मैं इसको रख कर देता हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और मेरे को बस क्यू इन जो आया है वो पुट करना है यहाँ गॉस लॉ में, ई ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट में। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू क्यू इन कितना आया बच्चों मेरा, पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 3 और ये एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से बच्चों पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। तो देखिएगा रो नॉट आर क्यूब 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं जेईई मेंस में। और क्वेश्चन में क्या है, क्या चेंज करता है, वो हर बार क्वेश्चन में इस फंक्शन को चेंज करेगा बस। कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है। अप्रोच क्या है, हमको बताया रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी होता है, डी क्यू इक्वल टू रो डीवी होता है, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डीवी हो जाएगा। डीवी का मतलब हमको जो स्फीयर है जो दे रखा है, हमको उस स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंटल स्फीयर लेना है और उस एलिमेंटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है इतना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वाले पोर्शन को मेमोराइज कर लें जिससे कि कैलकुलेशन आपकी जल्दी से हो। तो बस इतना ये याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये जो है मेमोराइज रखना है और जो भी आपको क्वेश्चन में रो गिवन है उस रो को यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो रो को मैंने क्या कर दिया, पुट, रो को पुट कर दिया और उसके बाद फिर आपको इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट्स। इंटीग्रेशन करने के बाद वो क्यू इन आ जाएगा और उस क्यू इन को आपको गॉस लॉ में, गॉस लॉ की सिंपल फॉर्म में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। बच्चों आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप का। तो बच्चों ये एक और मैंने क्वेश्चन लिया है आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और ये क्वेश्चन लेटेस्ट 2022 में मेंस में आ चुका है। और क्वेश्चन है कि a spherically symmetric charge distribution is considered with charge density varying as rho r equal to rho naught 3/4 minus small r by r for r less than equal to कैपिटल R, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है, तो कहने का मतलब R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, मतलब 0 से लेके यहाँ तक सरफेस तक जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो इस तरह से वेरी कर रही है। और R ग्रेटर देन R के लिए, मतलब बाहर पहुंच गए हम स्फीयर के लिए, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी 0 है, क्लियर। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट P पर जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यही बात समझाई थी कि वो क्वेश्चन में केवल इसको चेंज करेगा, रो को। किसी क्वेश्चन में रो कुछ दे देगा, किसी क्वेश्चन में रो कुछ दे देगा, प्रोसीजर वही होगा। तो आपके सामने वो मैंने रफ भी नहीं किया है, वो लिख रखा है। तो चार्ज था Q इक्वल टू रो dV, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज है तो ये फिक्स है 4 पाई r रो 4 पाई r स्क्वायर dr। बस अब आपको रो की यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो जब मैं रो की वैल्यू रखूंगा तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो कितनी की मैंने हमको रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है बच्चों। ये हो गई डेंसिटी और 4 पाई r स्क्वायर डी r, ठीक है बच्चों। और एक चीज में और केयरफुल रहना है आपको बच्चों, लिमिट्स में, है ना। जैसे अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट बाहर था और डेंसिटी जो है चार्ज कहां से कहां तक था, चार्ज कहां से कहां तक था, सेंटर से लेके सरफेस तक। तो आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे टोटल डेंसिटी चार्ज के लिए, सेंटर से सरफेस तक, क्योंकि बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर तो डेंसिटी है ही नहीं, है ना। और अगर अंदर, जैसे इस केस में यहाँ इनसाइड पूछा है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये वाला चार्ज आएगा केवल, है ना, मींस ये वाला चार्ज, क्लियर। बाकी चार्ज बाहर होगा। तो लिमिट्स हमें कहां से कहां तक चार्ज, मतलब कहां से कहां तक के लिए चार्ज निकालना है हमें, 0 से स्मॉल r के लिए, 0 से स्मॉल r के लिए। तो लिमिट्स हो जाएगी 0 टू स्मॉल r, ये आपको ध्यान रखना है,
लिमिट्स का, है ना। अगर बाहर है तो और अंदर है तो अंदर के लिए केवल कहां से कहां तक, सेंटर से जहां पॉइंट की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बस अब सवाल हो गया आपका। तो q इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई रो नॉट और इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल r 3r स्क्वायर अपॉन 4 dr माइनस r क्यूब अपॉन कैपिटल R dr, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट और जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 3r क्यूब अपॉन 12, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना। या एक काम करते हैं 3r क्यूब हम 3 लिखेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 रहेगा, सही है ना। माइनस ये हो जाएगा बच्चों r टू द पावर 4 और अपॉन में 4r, ये हो गया इंटीग्रेशन और लिमिट्स हो गई 0 टू स्मॉल r, ठीक है। तो q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 पाई रो नॉट और ये हो जाएगा आपका r क्यूब अपॉन 4 और माइनस r टू द पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 4 बच्चों r, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया हमारा टोटल चार्ज, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें हम तो 4 पाई रो नॉट और ये हो जाएगा बच्चों r क्यूब और माइनस r टू द पावर 4 और नीचे हो जाएगा आपका कैपिटल R, ठीक है बच्चों, कैपिटल R, ठीक है। अब सब ये आ गया Q, बस अब क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई कर देना। तो ए क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का स्फीयर का सरफेस एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन कितना आया हमारा, पाई रो नॉट r क्यूब माइनस r4 अपॉन कैपिटल R और अपॉन में बच्चों एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पाई से आपका ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4r स्क्वायर जाएगा नीचे, 4r स्क्वायर नीचे जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका r by 4 और माइनस r स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर बाई 4r। तो E इज इक्वल टू रो r, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/4 और माइनस में आपका या 4 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस r बाई कैपिटल R। तो ऑप्शन रो नॉट r, रो नॉट ये रो नॉट है, रो नॉट r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस आपको जो अप्रोच है वो समझ में आ गई होगी। जस्ट आपको ये फॉर्मूला स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज रखना है और लिमिट्स में आपको केयरफुल रहना है कि जो पॉइंट है वो इनसाइड है या पॉइंट है जो पॉइंट है वो आउटसाइड है। आउटसाइड है तो 0 टू कैपिटल R, इनसाइड है तो 0 टू स्मॉल r। बस ये फॉर्मूला रखना है, इसमें रो का फंक्शन जो आपको गिवन है वो पुट कर देना है, q कैलकुलेट कर लेना है, जो भी q आएगा वो q इन आ गया, E इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों। तो मैं समझता हूं बच्चों आज ये जो हमारा लेक्चर था ये आपको अच्छा लगा होगा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी समझ में आई होंगी और आपको जो अप्रोच है वो भी अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।